तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के सैटरडे वीकली अफेयर्स में। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि सैटरडे की न्यूज़ और जो हमने एक हफ्ते में पढ़ा है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज है तारीख 27 और आज हम देखेंगे 27 तारीख की सारी न्यूज़ें। ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से, और जो हमने 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में जितना भी एक वीक में पढ़ा है आज हम क्या करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से एस्पेक्ट में अब आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन रहा होगा, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे उत्तराखंड स्पेशल में जो आज एक न्यूज़ है कि उत्तराखंड की कृषि में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही एक एस्पेक्ट आया है, चिलिंग आवर्स का एस्पेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेब की खेती के लिए। ठीक है, तो ये हम पेपर 6 जलवायु परिवर्तन से क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से भी इसको क्या कर सकते हैं, सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कल था 26 दिसंबर और कल के दिन पे क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, कितने लोगों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो ये प्री के एस्पेक्ट से पूर्ण तरीके से इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के एस्पेक्ट से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले इस साल भी क्या उत्तराखंड के किसी भी बालक को क्या नहीं मिला, वीर बाल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साइंस एंड टेक में देखेंगे हम अगरबत्ती की गुणवत्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक पेपर 3 के लिए भी है और प्लस यहाँ पर लिखना भूल गया मैं कि ये पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर 6 में क्या है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, यूके की इकोनॉमिक्स है, तो वहाँ के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कर रहा है, क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा। ठीक है, कौन, अगरबत्ती की गुणवत्ता, और जो नए मानक अगरबत्ती की गुणवत्ता के लिए क्या हो चुके हैं, तय हो चुके हैं। फिर हम देखेंगे वीकली अफेयर्स, जो हमने पिछले 20 तारीख से पढ़ा है, 20 तारीख से और 26 तारीख तक जो भी पढ़ा है हमने, हम उसका क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, टारगेट यूकेपीएससी लगातार आपके लिए क्या कर रहा है, डेली करंट अफेयर ला रहा है। ठीक है, और डेली करंट अफेयर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल वन लाइनर कर दिए, है ना। और आजकल के पेपर जो बन रहे हैं वो एनालिटिकल बन रहे हैं, आप समझो इस बात को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट, है ना, कि जो फैक्ट बेस पे हों, फिर एनालिटिकल, फिर आपको मेंस भी तो देना है, चाहे वो फिर आरओ का मेंस हो। ठीक है, वहाँ पर जो मेंस के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं वो ऐसे थोड़ी बनेंगे कि सीधे आपको कहीं पे भी पूछ देगा। ठीक है, वो एनालिटिकल बनेंगे। अब जैसे जैसे पेपर और हमारे बढ़ रहे हैं, हमारा जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ने को मिल रहा है। आप लोअर पीसीएस का प्री देंगे, फिर आप मेंस देंगे, तो फिर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आप पीसीएस के प्री को देंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप मेंस देंगे, तो आपको क्या होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक क्या कर रखा है कि होलिस्टिक अप्रोच से चल रहे हैं हम, प्री और मेंस साथ में तैयार करते हुए चल रहे हैं, साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू में भी तो वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पिछले 1 साल के घटनाक्रम में है या आपसे रिलेटेड, जो आप जो डैब भरोगे उस बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी पूछ देंगे वो। ठीक है, इंटरव्यू का भी एक तरीका होता है उसको टैकल करने का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि टारगेट यूकेपीएससी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। भविष्य में टेस्ट सीरीज जैसे जो इनिशिएट हैं वो टारगेट यूकेपीएससी करेगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में रखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा करेंगे। और ये जो टारगेट यूकेपीएससी का चैनल है, आप सीधे सर्च करके आप इस पे पहुंच सकते हैं, या आप इस बार कोड को सर्च करके भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। सारे नोटिफिकेशन, सारे डिटेल हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है। देखो, यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में हाल ही में देखी गई शीतकालीन वनाग्नि, मतलब विंटर फायर फॉरेस्ट की घटनाओं के संदर्भ में विचार करें। पहला है कि वन सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इस सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में देश में सर्वाधिक फायर अलर्ट दर्ज किए गए। हाँ, कितने फायर अलर्ट थे, तो 1919 फायर अलर्ट थे। ठीक है, कब, 2025 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा है कि इन घटनाओं का मुख्य प्राकृतिक कारण इन घटनाओं का मुख्य प्रतिकारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और अत्यधिक वर्षा है। देखो, वर्षा तो हो ही नहीं रही है। जब वर्षा नहीं हो रही है तो भूमि में नमी नहीं है। जब भूमि में नमी नहीं है तो क्या हमको फायर फॉरेस्ट क्या मिल रही है, लगातार देखने को मिल रही है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर है इस बार। ठीक है,
तो वर्षा हो नहीं रही है, तो बी ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन सही है। तो केवल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा महिला के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पर लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है, यह अधिनियम उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, इस आरक्षण का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल एक क्या है इसका सही ऑप्शन है। फिर हम तीसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही समाचारों में केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधन और आर्थिक आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन चुका है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2024-25 में दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन में भारत की हिस्सेदारी 46% रही है। तो ये भी क्या है, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, पीएम मित्र पार्कों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करना है। नहीं, सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करना बिल्कुल भी नहीं है। किसका है, टेक्सटाइल है, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या करना है, लगातार निर्माण करना है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहले दो ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर बी बॉल हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथे एमसीक्यू को देखते हैं कि पांचवें एमसीक्यू को देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा K4 मिसाइल और आईएनएस अरिघात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य है। इसका सफल परीक्षण परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से हुआ और इसकी मारक क्षमता 35 से 100 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है। फिर आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। देखो आपको कैसे इन क्वेश्चनों को टैकल करना है, आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। K4 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है और एक इंटरनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नहीं, ये गलत है। अभी तक भारत की जो भी इंटरनल बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक भारत ने प्रोड्यूस ही नहीं करी है, पहली बात तो ये है, ठीक है। यह भारत ने क्या करा है, इनकी मारक क्षमता को जानबूझ के क्या करा है, कम करा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन क्या है, गलत है। आईएनएस अरिघात एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। नहीं, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी नहीं बल्कि ये क्या है, परमाणु पनडुब्बी है ये, ठीक है। तो ये भी गलत है। तीसरा है, K4 एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तीनों उससे मतलब सतह से भी और पानी से भी क्या हो सकती है, मिसाइल लॉन्च हो सकती है। और ये उड़ीसा के तट पे नहीं बल्कि विशाखापट्टनम के तट से लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये है। तो आज की हम क्या करते हैं, उत्तराखंड न्यूज़ में बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में कृषि में जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव मिल रहे हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप कहाँ से रिलेट कर सकते हो, तो पेपर 6 उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और पेपर 3 इकोनॉमिक्स से, ठीक है। जो जीएस पेपर 3 है, आप इससे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। किससे, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रबी की फसल हो जाता है और सेब उत्पादन हो जाता है। तो रबी की फसल भी इससे क्या हो रही है, खराब हो रही है। और सेब उत्पादन में भी क्या देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, मतलब सेब उत्पादन में भी कमी होगी इस मौसम परिवर्तन से, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रबी की फसलें कौन कौन सी, ये पेपर में आता है, कई बार पूछ लेता है कि हमारी जो निम्न में से कौन सी रबी की क्रॉप है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बारिश ना होने के कारण गेहूँ, देखो गेहूँ, जौ, मसूर, सरसों, राई, तूर और चना क्या है, हमारी रबी क्रॉप है। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, तो देखो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड की कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित खेती की चुनौतियों पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप इनका क्या कर सकते हैं, उदाहरण कोड कर सकते हैं। सेब की खेती के लिए क्या है, देखो संकट में सेब की खेती, बर्फबारी और नमी न मिलने से समय से पहले फूल खिलेंगे और फूल खिलेंगे तो क्या होगी, पैदावार खराब हो जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, चिलिंग आवर का कॉन्सेप्ट। देखो चिलिंग आवर होता है जनरली 25 डेज का होता है ये, ठीक है। मतलब सेब की पैदावार, मतलब जब सेब होने वाले होते हैं फूल की 25 दिन पहले क्या होता है, चिलिंग आवर का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो पहले 25 दिन उसके लिए उसकी सेब को पकने और उसकी गुणवत्ता के लिए क्या होती है, ठंड और नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को कहते हैं चिलिंग आवर। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 25 दिन का होता है, 25 दिन का होता है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर आप इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी पेपर, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 1 से और उत्तराखंड के क्लाइमेट से भी इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि सूखी ठंड, पश्चिमी विक्षोभ के कमज़ोर होने और बारिश न होने से सूखी ठंड पड़ रही है। यह उत्तराखंड के शीतकालीन मौसम तंत्र को समझाने में भी आपको मदद करेगी। एक तो ये मदद करेगी, दूसरा कि
इससे कैसे नुकसान हो रहा है ये हमने पीछे देख लिया, इससे भी आपको क्या लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। तीसरा, आप इसको इकोनॉमिक्स की दृष्टि से ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जब ये सब चीज़ें होंगी, मतलब जब सूखी ठंड पड़ेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होगा, तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पे इसके क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, आप इसको यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें एक और एस्पेक्ट, ये बड़ा अच्छा एस्पेक्ट लगा मुझे आज के न्यूज़पेपर में, कि ग्लेशियर और जल स्रोत, कम बर्फबारी का मतलब है गर्मियों में नदियों में कम पानी होना और जल स्रोतों का सूखना, तो यह पर्यावरण वाले सेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको यहाँ पर भी कोड कर सकते हैं। फिर आप तीसरा कोड कहाँ पर कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था और परिवहन में क्या, तो जब ठंड बढ़ रही है, फॉग ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या हो रही है, जो हमारी ट्रेनें हैं और जो हमारी बसें हैं, ये लगातार इनका क्या हो रहा है कि ये रद्द हो रही हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि राज्य के पर्यटन पर भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और लॉजिस्टिक्स जो होती है हमारी, है ना, जो हम सामान इधर से उधर भेजते हैं, उसमें भी क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। और आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि लगातार फॉग के कारण क्या हो रहा है, एक्सीडेंट की घटनाएं भी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ठीक, अब अगली न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, वीर बाल दिवस। देखो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या है। पुरस्कार का नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट। इसको कौन देता है, तो राष्ट्रपति हमारी देती हैं। अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इस बार कितने लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, तो 20 बच्चों को यह पुरस्कार मिला है। कौन सी श्रेणी में मिला है, तो साहस, खेल, विज्ञान, कला संस्कृति, सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या मिलते हैं, वीर बाल पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, कुछ विशेष नाम भी थे, जैसे वैभव सूर्यवंशी, आप इनको जानते होंगे, ये क्रिकेटर हैं, बिहार से आते हैं, इनको भी मिला है। और अवनी को भी जानते होंगे आप, ये एआई और विज्ञान में बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं अभी। ठीक है, और इस दिवस को हम किस नाम से जानते हैं, तो वीर बाल दिवस के मौके पर मानते हैं। इसकी तारीख क्या है, तो 26 दिसंबर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आए थे, देखो न्यूज़ में था कि जो हमारे जेनजी हैं और जो जेन अल्फा हैं, वो भारत को क्या करेंगे, विकसित भारत बनाने में, यही दो, मतलब ये दो जो हमारे जेनजी हैं और जेन अल्फा हैं, यही इस सपने को क्या कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेनजी और जेन अल्फा होते क्या हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, तो जेन अल्फा को क्या बोलते हैं, डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है, उनको क्या कहते हैं, जेनजी कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, यह वो पीढ़ी है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है। इन्होंने बचपन से ही टेक्नोलॉजी देखी है, इसलिए इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं। मतलब डिजिटल नेटिव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या देखी है, बचपन से ही टेक्नोलॉजी देखी है। फिर जेन अल्फा की बात करते हैं, तो ये पूर्ण तरीके से कब पैदा हुए हैं, तो ये 21वीं सदी को पैदा हुए हैं। ठीक है, जन्म वर्ष 2013 से 2025 के बीच, शुरुआत इनकी 2010 के आसपास भी मानी जा सकती है। इसकी पहचान क्या है, तो जो मिलेनियल्स के बच्चे हैं, जो देखो 1997 है ना, और 2012 तक तो क्या है, अपने जेनजी हैं। तो जो 19 मिलेनियल्स कौन है, जो 1997 से पहले के जन्म है, तो ये मिलेनियल्स के बच्चे कौन है, जेन अल्फा है। ठीक है, यह वो पीढ़ी है जो पूरी तरह से 21वीं सदी में पैदा हुई है। इसके लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई बात नहीं है। इनका क्या है, ये जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या जेनजी है और क्या जेन अल्फा है। थोड़ा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं वीर बाल दिवस के बारे में। ठीक है, तो क्या मुख्य मुद्दे क्या है कि वीरों की भूमि होने के बावजूद पिछले 3 साल में उत्तराखंड के किसी भी बच्चे को क्या नहीं मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नहीं मिला है। इसका कारण चयन प्रक्रिया का जटिल होना बताया जा रहा है। यह राज्य की प्रशासनिक उदासीनता और जागरूकता की कमी पर एक सवाल, प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम अंतिम विजेता कौन थे, तो रुद्रप्रयाग के नितिन रावत क्या थे, वीरता पुरस्कार इनको मिला था। 2021 में किसको मिला था, तो देहरादून के अनुराग रमोला को मिला था। ये किस फील्ड से हैं, तो कला संस्कृति के फील्ड से हैं। फिर उधम सिंह नगर के शिवम रावत को मिला था, किस फील्ड में मिला था, तो नवाचार के फील्ड में मिला था। फिर राज्य सरकार क्या पहल करने जा रही है, तो राज्य बाल कल्याण परिषद अब राज्य स्तर पर वीरता पुरस्कार फिर से शुरू करने का प्रयास कर रही है। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से हमने इसको कैसे कनेक्ट किया है। फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं वीर बाल दिवस के बारे में। क्या होता है कि यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद करने में के लिए मनाया जाता है। ये कौन सी घटना थी, तो 26 दिसंबर की घटना थी। घटना क्या थी, इस दिन सरहिंद में मुगल नवाब वजीर खान के साहिबजादों को इस्लाम न कबूलने पर, ठीक है, दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया था।
उनकी बहादुरी को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इसे वीर बाल दिवस घोषित किया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि 26 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस मनाते हैं। ठीक, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगरबत्ती की गुणवत्ता, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेंस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के। ठीक है, देखो नया मानक एक क्या हुआ है, तय हुआ है। तो हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अगरबत्ती के लिए कौन सा मानक जारी किया है, तो 19412 और ये 2025। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन इसमें कौन से रसायन को प्रतिबंधित कर दिया है, तो पहला है एलिथ्रीन, ठीक है, फिर है पारमेथ्रीन, फिर है साइपरमेथ्रीन और फिर क्या है, तो डेल्टा मेथ्रीन है ये। ठीक है, डेल्टा मेथ्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन रसायन को क्या कर दिया है, अब क्या कर दिया है, BSI ने इनको बंद कर दिया है। ठीक है, एक नया मानक तय हुआ है। और जो सिंथेटिक सुगंध है जैसे बेंजीन साइनाइड है और एथाइल एक्रिलेट है, इनको भी क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। तो जो हमारी अगरबत्तियाँ बनती है वो 3 श्रेणियों की अगरबत्ती बनती है। पहले जो मशीन से निर्मित होती है, फिर जो हाथ से बनती है और फिर जो पारंपरिक मसाला अगरबत्ती होती है। ठीक है, अब आप थोड़ा मेंस के एस्पेक्ट से देखो इनको। ठीक है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में, जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, आप GS पेपर 3 और GS पेपर 6 उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से भी इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखो कितना शानदार है ये। ठीक है, और टारगेट UKPSC लगातार इस पे आपके लिए काम कर रहा है। उत्तराखंड में ऐसा शायद अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा था, पर हमने एक थोड़ा सा देखने की कोशिश करी है कि इसको इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा देखो, MSME और कुटीर उद्योग, अगरबत्ती कुटीर उद्योग और MSME सेक्टर का एक हिस्सा है। उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह जो SHG हैं और जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बड़े पैमाने पे क्या करती है, अगरबत्ती निर्माण से जुड़ी हुई हैं। जब प्रश्न आए आपके पास आएगा कि ग्रामीण आजीविका या महिला सशक्तिकरण पर आए, तो आप लिख सकते हैं कि जो ये नया मानक है, जो नया स्टैंडर्ड है, जो BSI एक नया स्टैंडर्ड है, वो छोटे उद्योग और वैश्विक बाजार में साख दिलाएंगे किनको, इन SHG को, इन महिला समूहों को। ठीक है, जो हमारा रूरल लाइवलीहुड है, जो महिला सशक्तिकरण है, वो इन सब पे क्या करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। फिर जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ठीक है, आप इसमें भी दिखा सकते हो क्या कि भारत क्या करता है कि 150 से अधिक देशों में, यहाँ पर 150 है, ठीक है, 150 से अधिक देशों को अगरबत्ती निर्यात करता है और यहाँ 1200 करोड़ का निर्यात बाजार है। उत्तराखंड जैसे राज्य अपने एरोमा पार्क्स जैसे सेलाकुई में सुगंधित पौध केंद्र के जरिए इस निर्यात को क्या कर रहा है, निर्यात में योगदान दे सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एरोमा पार्क्स और सुगंधित पौध केंद्र से भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको देखो, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 3 में ये टॉपिक है हमारे पास। तो प्रदूषण और स्वास्थ्य में क्या है, देखो इंडोर वायु गुणवत्ता, देखो जो अभी जो क्या हुए हैं, ये रसायन प्रतिबंधित हुए हैं, अगर इन रसायनों का उपयोग हम इनमें करते हैं, किन में, अगरबत्तियों में करते हैं, तो जो हमारे कमरे का प्रदूषण है वो क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमको स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, मतलब जो श्वसन जैसी जो वो होती है, हमारे श्वसन जैसी जो क्या होती है, इससे मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे श्वसन संबंधी प्रक्रियाओं पर। ठीक है, तो अगरबत्तियों में हानिकारक रसायन और कीटनाशक सिंथेटिक सुगंध पर रोक लगाना वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कैसे जोड़ सकते हैं उत्तराखंड के मिशन से भी, जैसे बांस मिशन है। ठीक है, उत्तराखंड में बांस का उत्पादन होता है जो अगरबत्ती का मुख्य कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। नए मानकों से उच्च गुणवत्ता वाले बांस की मांग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, उत्तराखंड के किसानों को फायदा हुआ। तो ये इनडायरेक्टली कुछ योजनाओं को भी क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कैप है, देखो कैप का नया नाम क्या हो चुका है, तो कैप का नया नाम हो चुका है परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान, IPAR, इसका क्या हो चुका है, नया नाम हो चुका है। हम पिछले हफ्ते के करंट अफेयर में इसको पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा जो सेलाकुई है, IPAR है, ये क्या करेगा, उत्तराखंड में यह संस्थान अगरबत्ती निर्माण के लिए सुगंधित तेल और जड़ी बूटियों को बढ़ावा देते हैं। इस न्यूज़ मतलब यह न्यूज़ क्या करती है कि इस सेक्टर में सीधे तौर से क्या है, प्रासंगिक है। तो मतलब हमने क्या देखा, देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने अगरबत्ती की गुणवत्ता के बारे में देखा कि किन किन रसायनों को क्या कर दिया, बैन कर दिया गया है। फिर हमने इनको देखा कि ये हमारे किस किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर 3 और पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमारे पेपर 3 जनरल साइंस और इन्वायरमेंट के लिए भी क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ये उत्तराखंड के एस्पेक्ट में, जो उत्तराखंड में कुछ मिशन हैं, ठीक है, ये जो कुछ हमारे क्या है, केंद्र हैं, वहाँ के लिए भी क्या हो जाते हैं, ये सीधे तौर पर इम्पॉर्टेंट है। तो
मेरी एक मतलब ये वो है क्या मुहिम है, या आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रयास है कि उत्तराखंड के जो पीसीएस होगा ना, उसमें जब ऐसा कंटेंट यूज़ करेंगे, कोई भी एस्पिरेंट ऐसा कंटेंट यूज़ करेगा तो उसको नंबर कैसे नहीं मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो पेपर 5 और पेपर 6 है वो 200-200 नंबर का है, मतलब 400 नंबर सीधे सीधे यहाँ पर है, और 50 नंबर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू पूरा 50 नंबर यहाँ पर वेरी करेगा, तो 450 नंबर कहीं नहीं जाते आपके हाथ से। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि 450 में से आप बहुत अच्छे नंबर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आप ऐसा इंटरकनेक्ट करके क्या करें, पढ़ें तो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर की तरफ। तो सबसे पहले हम गिरिजा देवी जी के बारे में देख लेते हैं। ये इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण से ये सम्मानित थी। ठीक है, और इनका संबंध किससे, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से इनका क्या है, संबंध है, किनका, गिरिजा देवी जी का। ठीक है, फिर हमने मानव वन्य जीव संघर्ष देखे थे, इन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी देखा था। तो यहाँ पर बताया गया था कि पिछले साल कितना था, पिछले साल के मुकाबले जो 2025 है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 31% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जब हमारा राज्य बना था सन 2000 में, तो हमारे पास कितने मामले आए थे वन्यजीव संघर्ष के, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के, तो 56 मामले आए थे। और अब कितना हो चुका है, 10 गुना बढ़ के कितने हो चुके हैं, 540 मामले इस बार 2025 में हमको क्या मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। बल्कि अभी तो साल खत्म होते होते ये 2050 तक, सॉरी 550 तक भी पहुंच सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा था कि जलवायु परिवर्तन एक इसका कारण हो सकता है, क्योंकि जो भालू हैं जलवायु परिवर्तन पे इनका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। जो ये शीत निंद्रा में जाते थे नवंबर दिसंबर के टाइम पे, 6 महीने खाते थे और 6 महीने सोते थे, तो जो ये सोने का टाइम अब इन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब ये इस टाइम पे भी क्या कर रहे हैं, भोजन की तलाश कर रहे हैं। तो ये हाइबरनेशन वाली प्रक्रिया आप मीन्स में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेस पे पूछा जा सकता है। फिर आगे देखेंगे तो हरिद्वार में क्या बन रहा है, जल क्रीड़ा पर्यटन का एक नया केंद्र बन रहा है। तो कहाँ पर बन रहा है, तो भीमगोड़ा बैराज के पास में मिल रहा है, बन रहा है मतलब ये। इसमें क्या गतिविधियाँ होंगी, तो वाटर स्कीइंग होगी, कैकिंग होगी, केनाइंग होगी, पैडल बोट होगी और वाटर स्कूटर होगा। किसकी तर्ज पर बन रहा है, तो टिहरी झील और ऋषिकेश के तर्ज पर ये बन रहा है। इसमें थोड़ा मेंस में था कि एडवेंचर टूरिज्म को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और रोजगार में भी क्या होगा, इससे वृद्धि होगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर घोस्ट पियरिंग के बारे में पढ़ा था हमने। तो घोस्ट पियरिंग क्या थी, कि इसमें हमलावर बिना पासवर्ड और बिना सिम स्वैप के क्या कर सकता है, डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत इस्तेमाल करके यूज़र का जो व्हाट्सएप पर क्या कर सकता है, पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो जो घोस्ट पियरिंग की अवधारणा थी वो कौन से ऐप के लिए थी, तो वो व्हाट्सएप के लिए थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सॉरी ये गलती से लग गया, फिर हम इसी में देखा था हमने सर्टिन के बारे में। ठीक है, सर्टिन क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। ये भारत की एक नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब माईटी के अंतर्गत आती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आईटी एक्ट 2000 के साथ हुई थी, और 2008 में इसको संशोधित कर क्या बना गया था, सांविधिक निकाय मतलब स्टैचुटरी बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, तो ये साइबर घटनाओं का पूर्वानुमान, अलर्ट जारी करना और आपातकालीन प्रक्रिया क्या करती है, तैयार करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं एक ड्रॉग पैरासूट के बारे में देखने को मिला था हमको। ठीक है, ये क्या था कि जो हमारा गगनयान मिशन होगा, यहाँ पर जो जो हमारा क्रू मॉडल होगा, ये उससे रिलेटेड था पूरा का पूरा। तो ड्रॉग पैरासूट के बारे में एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ये क्या है, एक छोटा और गोलाकार और शंकु आकार का क्या है, पैरासूट है। इसका मुख्य काम वस्तु मतलब क्रू मॉडल की गति को तुरंत कम करना और स्टेबिलिटी प्रदान करना। देखो होगा क्या इसमें, जब गगनयान मिशन को वापस करते हुए हमारे क्रू वापस आएगा ना, तो जैसे ही वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आएगा, ठीक है, कौन सा क्रू मॉडल, तो वो बहुत ही तीव्रता से नीचे के लिए आएगा। तो जैसे ही ड्रॉग पैरासूट खुलेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी गति को तुरंत क्या करेगा, कम करेगा। जैसे गति को कम करेगा फिर क्या देगा, स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा। इससे क्या होगा कि जो अंतरिक्ष के यात्री हैं हमारे, वो धरती पर आराम से और सेफली क्या कर पाएंगे, लैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉग पैरासूट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका टेस्ट हुआ तो किसने करा, तो वो इसरो ने करा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने करा था। और इसका जो टेस्ट हुआ वो कहाँ पर हुआ था, तो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब TBRL चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सहयोग किसने करा था, तो DRDO ने करा था अपनी TBRL लैब के साथ। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने भी इसमें क्या करा था, इसको विकसित करने में अपना सहयोग दिया था। ठीक है, फिर हमने कुछ योजनाओं के बारे में भी देखा था इस हफ्ते की, जैसे मनरेगा का नाम क्या हो चुका है, VV जी राम जी हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा इसके की फीचर के बारे में पढ़ लेते हैं।
देखो इसमें अब रोजगार कितने दिनों का हो गया है, तो 125 दिन का हो गया है, ठीक है। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार था, तो 100 दिन का रोजगार था। इसमें नो वर्किंग पीरियड भी है, वो कितने दिन का है, तो 60 दिन का क्या है, नो वर्किंग पीरियड है, ठीक है। ये क्यों है नो वर्किंग पीरियड, ताकि खेती के पीक सीजन में किसानों और मजदूरों की कमी ना हो और कृषि कार्य प्रभावित ना हो इससे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और भी चीज़ थी कि जो भुगतान है हमारा, जो मजदूरी का भुगतान है वो कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। अगर देरी होगी तो इसमें क्या दिक्कत होगी कि इसमें उनको क्या मिलेगा, मुआवजा में मिलेगा। इसके जो फोकस एरिया थे वो 4 फोकस एरिया हैं इसमें। पहला है जल सुरक्षा, दूसरा है ग्रामीण अवसंरचना, तीसरा है आजीविका से जुड़ा हुआ ढांचा, और चौथा है जलवायु अनुकूलन कार्य। अब इसमें जो केंद्र और राज्य की साझेदारी थी, फंडिंग थी, वो कितनी थी, 60-40 की थी। लेकिन उत्तराखंड के एस्पेक्ट में थोड़ा कुछ और था, ठीक है। उत्तराखंड के एस्पेक्ट में क्या था, 90-10 का था। मतलब जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनमें क्या है, 90-10 का क्या है, रेशियो है। 90 कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10 कौन देगा, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी राज्यों के लिए क्या है, तो 60-40 का रेशियो है। यहाँ पर गलती से ये हो गया, ठीक है, बाकी सेम है, ठीक। तो हमने वीवी जी राम जी को भी देख लिया। एक बार एक बार नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्यों आई थी न्यूज़ में, देखो इसमें आए थे तो पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब हुआ है, तो 2015 में हुआ है। अब इसमें क्या बोला था कि 10 साल पहले और 10 साल बाद के बारे में बात करी थी। तो 2005 से 2014, मतलब ये पेरिस समझौते से पहले का दशक था और ये पेरिस समझौते के बाद का दशक था। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें कोयले की मांग में 50% की क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। तो इसमें चाइना का एस्पेक्ट था। अब देखो जिन्होंने डेली न्यूज़ एनालिसिस देखा होगा उनको ये पता होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो डेली न्यूज़ एनालिसिस को जरूर देखें सुबह। उसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से आपको करंट अफेयर आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम उसमें स्टैटिक पॉइंट को भी क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में भी आया था। तो ये योजना कौन थी, किसके लिए थी, मतलब तो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना यह उन लोगों के लिए थी जो एनएफएसए के दायरे में नहीं आते थे। एनएफएसए मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है, तो 2013 का ये अधिनियम है। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है, तो 2013 का है। और जो हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये कब का है, तो ये है 2015 का है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होता था कि पहले इसमें 7.5 किलो केवल चावल मिलते थे। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत क्या मिलते थे, 7.5 किलो केवल चावल मिलते थे। लेकिन अब क्या मिलेगा कि 5 किलो गेहूं मिलेगा और 2.5 किलो क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, ठीक है। इसके लाभार्थी कितने, तो 10 लाख परिवार इसके लाभार्थी हैं राज्य में, ठीक है। मूल्य क्या मिलेगा, तो 8 रुपये और 60 पैसे क्या मिलेगा, गेहूं मिलेगा प्रति किलो, और 11 रुपये प्रति किलो क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है 2013-14 से लागू हुई थी, और जो हमारी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना है ये 2015 से लागू हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और चावल की मांग हर महीने कितने हैं उत्तराखंड में, तो देखो ये एक फैक्ट है, ठीक है। ये आपको मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे ये फैक्ट्स, जैसे ये है। तो उत्तराखंड में हर महीने चावल की मांग कितनी है, तो 2.7 लाख टन के आसपास है, क्विंटल के आसपास, सॉरी टन नहीं, क्विंटल के आसपास है, ठीक है। ये है। फिर हमने किसान दिवस के बारे में देखा था और क्या चुनौती है उसके बारे में भी पढ़ा था डेली न्यूज़ एनालिसिस में। पर जो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं हम उनको एक बार क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो दिवस क्या था, 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। किन की याद में मनाते हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हम क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। अब इसमें ना कुछ योजनाओं का जिक्र हुआ था, तो इन योजनाओं को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025, देखो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, 100 जिलों के लिए है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये इस लेख में जिक्र हुआ है कि 2025 में यह शुरू हुई थी पहल के रूप में, ठीक है। यह एक करंट अफेयर का सॉरी ये तो मतलब सिंपल है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कब से शुरू हुई है, 2025 में। और ये इसका मतलब ये कितने जिलों में हुई है, तो 100 जिलों में क्या हुई है, ये अभी पायलट परियोजना के तरह से चल रही है, ठीक है। फिर दलहन आत्मनिर्भर मिशन, तो दलहन आत्मनिर्भर मिशन में कितनी दालें हैं, तो 3 दालें हैं, ठीक है। कितनी दालें हैं, तो 3 दालें हैं। आप इससे याद रखो उत्तम, ठीक है, उत्तम से याद रखो इनको, उत्तम से याद रखो। ऊ से उड़द, ठीक है, उड़द। उत्तम, ता से है तूर, ठीक है, तूर है, तूर की दाल।
और माँ से है मसूर की दाल, ठीक है। तो उत्तम से याद रखो आपकी इसमें 3 दाल है दलहन आत्मनिर्भर मिशन में, ठीक है। और दलहन आत्मनिर्भर मिशन कब का है, 2025 का ही है। और कितने सालों के लिए, तो अगले 6 सालों के लिए ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें कितनी दालें हैं, 3 दालें। उत्तम से याद रखो उड़द, तूर और मसूर, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसमें तो 6,000 रुपये मिलते हैं, आप सभी को पता है। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलती हैं, ठीक है। हर सीजन से पहले, रबी से पहले, खरीफ से पहले, जायद से पहले ऐसा मिलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 24 फरवरी, आप इस डेट को याद कर लो, 2019 को ये क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये हो गया। फिर आप आओ कि फिर है फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए है ये, ठीक है। तो जो फसल बीमा योजना है ये कब की है, तो 18 फरवरी 2016 की है ये फसल बीमा योजना, ठीक है। तो ये कब की है, 2016 की है। और कितनी फरवरी की है, तो 18 फरवरी की है, ठीक है। फिर है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भंडारण और परिवहन विपणन सुविधाओं का विकास करना है इसमें, ठीक है। फिर है आत्मा मिशन, आत्मा है ना, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये 2005 से शुरू हुई थी, ठीक है। ये योजना हुई थी 2005 से शुरू हुई थी। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बाजार की जानकारी उपलब्ध कराती है। कौन है ये, कौन सी योजना है, ये आत्मा योजना है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, और ये कब से शुरू हुई थी, तो 2005 से शुरू हुई थी। एक और योजना है अगर आप लिखना चाहो तो पीएम कृषि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये कब की है, 1 जुलाई 2015 की है ये, ठीक है। ये योजना कब की है, तो 1 जुलाई 2015 की ये योजना है। और इसमें एक स्लोगन था कि हर खेत को पानी प्रति बूंद, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, पीएम कृषि सिंचाई योजना है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया, एफटीए पे साइन कर दिया है, ठीक है। तो 100% आयात शुल्क अब हट जाएगा, ठीक है। और भारत ने इससे किसको दूर रखा है, तो डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी पे कोई भी क्या नहीं है, शुल्क में कोई रियायत नहीं बढ़ती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो किसान या जो हमारे दूध उत्पादन वाले वो हैं सेक्टर हैं, उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक। लेकिन उत्तराखंड को एक जगह में नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के सेब हैं अब वो भारतीय बाजार में ड्यूटी फ्री आएंगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने मेंस के एस्पेक्ट से देखा था, ठीक। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण, एनएसएस के बारे में था, या इसको एनएसओ भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, दरअसल इस न्यूज़ में ये था कि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में था, या जो हम ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उत्तराखंड का स्थान बताया था कि कैसा है, ठीक है। तो उत्तराखंड में 26.8% लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि 6.4 लोग क्या मंगा रहे हैं, ऑनलाइन खाना भी मंगा रहे हैं। तो जैसे हमारे जो बड़े बड़े क्या हैं, बड़े बड़े तो नहीं है, पर जो हमारे इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, नीचे उत्तरकाशी में काशीपुर हो गया, ठीक है। ये जो जगह है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, लगातार ये कल्चर देखने को मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा एनएसओ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है ये। तो इसका पुराना नाम क्या था, एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था, ठीक है। ये किसके अंदर आता था, तो यह सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। संस्थापक कौन था, तो भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर महालनोबिस, पीसी महालनोबिस की इसके गठन में इनका बड़ा योगदान था। इन्हीं के उस पर हम सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, कब, 29 जून को। 29 जून को हम क्या मनाते हैं, तो सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि 2019 में सरकार ने एक बड़ा इसमें संरचनात्मक बदलाव किया कि एनएसएसओ को और सीएसओ को मिलाकर क्या बना दिया, एनएसओ ही बना दिया। और ये क्या, अभी इसको क्या बोलते हैं, एनएसएस सर्वे के नाम से भी इसको कई बार आम भाषा में बोल लेते हैं। इसकी की फीचर क्या है, तो ये आंकड़े डेटा इकट्ठा करता है, ठीक है। एनएसओ क्या करता है, तो ये डेटा इकट्ठा करता है, जैसे रोजगार और बेरोजगारी का डेटा इकट्ठा कर देगा, ठीक है, मतलब करता है, सॉरी कर देगा, क्या करता है, घरेलू उपभोग खर्चे को यह क्या करता है, डेटा इकट्ठा करता है। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा के डेटा इकट्ठा करता है। फिर कृषि और उद्योग के डेटा को इकट्ठा करता है। अब ये डेटा के लिए इंपॉर्टेंसी क्या है इस डेटा की, तो नीति निर्माण में, गरीबी के आकलन में, या जीडीपी गणना में इसकी क्या होती है, इस डेटे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ के लिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देख लेते हैं आगे कि विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया था, है ना। तो विनोद कुमार शुक्ल जी, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये क्या थे, हिंदी के साहित्यकार थे, है ना।
1 जनवरी 1937 की को इनका क्या होता है, जन्म हुआ था, और 23 दिसंबर 2025 की इनको क्या हो गया, इनकी हो गई मृत्यु। इनको कुछ फेमस अवार्ड भी मिला है, जैसे पैन पुरस्कार मिला है 2023 में। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। वे इसे पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई मूल के लेखक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में, मतलब है ना। तो जब पहले हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिर यूपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, यूके हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो ये पेपर में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं इसके। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कौन से उपन्यास के लिए मिला है, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। सॉरी, मैंने कल इसको गलती से बोल दिया था, पर इसका सही आंसर, मतलब सही वो क्या था, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसकी क्या था, एक उपन्यास है ये। और 1999 में इनको इसके लिए क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इनको, ठीक है। यह साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ये कब मिला था, पिछले साल मिला था। ये 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किनको ही मिला था, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। और इनको कुछ अन्य पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे गजानन माधव मुक्ति बोध वाला फेलोशिप मिली है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला है, दयानंद मोदी कवि शिखर सम्मान भी इनको मिला है। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्या बनते हैं, खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इनके उपन्यास हैं, नौकर की कमीज, है ना, इसमें मणिक कौल जी ने मूवी भी बनाई है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए ही इनको क्या मिला है, साहित्य सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला था, 1999 में मिला था, ठीक है। खिलेगा तो देखेंगे, कुछ इनके कविता संग्रह भी है, जैसे सब कुछ होना बचा रहेगा, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, तो ये भी क्या है, इनका एक कहानी संग्रह है। फिर पेड़ पर कमरा, तो ये क्या है, इनके कहानी संग्रह है, तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको भी देख लेते हैं। तो कुल कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो 24 वैज्ञानिकों और एक टीम को क्या मिला है, वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, विज्ञान पुरस्कार मिला है। और ये कितनी कैटेगरी में मिलता है, तो 4 कैटेगरी में ये देखने को मिलता है। पहला है विज्ञान रत्न, दूसरा है विज्ञान श्री, तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, और चौथा क्या है, विज्ञान टीम। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे विज्ञान रत्न किसको मिला है, तो जयंत नरलिकर जी को मिला है। ये क्या है, ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे ये, लेकिन इनको ये मरणोपरांत मिला था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जयंत नरलिकर जी को आप याद कर सकते हैं कि ये क्या थे, तो ये ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे, ठीक है। फिर जो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किसको मिला है, तो प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को मिला है। ये आईआईटी के क्या है, प्रोफेसर हैं। इनको किस फील्ड में मिला है, तो ये क्वांटम फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर कृषि विज्ञान में किसको मिला है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को मिला है। ये क्या है, तो ये गेहूं वैज्ञानिक है, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ शीतकाल तीर्थाटन पर्यटन के बारे में कुछ एक फैक्ट आया था, ये कि जो माँ गंगा की जो शीतकालीन प्रवास है ये कहाँ पर होती है, तो मुखी मठ, ठीक है, मुखवा उत्तरकाशी में होती है। फिर जो माँ यमुना का शीतकालीन प्रवास होता है वो कहाँ पर होता है, खरसाली उत्तरकाशी में होता है। केदारनाथ जी का शीतकालीन प्रवास कहाँ पर होता है, तो ओंकारेश्वर मंदिर होता है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। फिर जो बद्रीनाथ जी का शीतकालीन प्रवास है वो कहाँ पर होता है, योगधान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में इनका क्या होता है, शीतकालीन पूजा होती है यहाँ पर, मतलब, ठीक है। फिर गोल्डन कार्ड योजना के बारे में पढ़ा था हमने। गोल्डन कार्ड योजना किससे रिलेटेड है, तो जो राज्य के कर्मचारी और पेंशनर हैं उनके लिए ये, और ये कौन सी, मतलब किस चीज़ से संबंधित है, तो स्वास्थ्य संबंधित योजना है। तो अब ये कैसी योजना होगी, तो ये हाइब्रिड मोड पे संचालित होगी। 5 लाख रुपए के क्लेम इंश्योरेंस मोड पर होंगे और 5 लाख रुपए के क्लेम ट्रस्ट मोड पर के जरिए निपटाई जाएंगे। तो ये क्या है, हाइब्रिड योजना है, ठीक है, हाइब्रिड मोड है मतलब ये, ठीक है। और इसमें कुछ कलाकारों की पेंशन को दुगना कर दिया गया है, ठीक है, 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6000 कर दिया गया है। और राज्य में नेचुरल गैस में की जो वैट दर है 20% से बढ़ाकर घटाकर कितनी कर दी है, 5% कर दी है, ठीक है। फिर लोकल फॉर ग्लोबल की, और तो कुछ जीआई टैग थे, जैसे तेज पत्ता हो गया, बेरीनाग चाय पिथौरागढ़ की, मंडवा हो गया, गैत हो गया, बुरांस का शरबत हो गया, सफ़ेद राजमा हो गया, लीची हो गई रामनगर की, झंगोरा, काला भट्ट, पहाड़ी तोर हो गया, लखोरी मिर्च कहाँ की है, तो अल्मोड़ा की, ये पेपर में आ सकता है। रामगढ़ आड़ू हो गया, लाल चावल पुरोला हो गया, है ना। फिर माल्टा हो गया और बिछुआ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोकल से ग्लोबल की अवधारणा में, मतलब हम इनको क्या करेंगे, ग्लोबली इनको क्या करेंगे, बेच पाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में देख लेते हैं। ये इसरो की एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, ठीक है। इसरो ने इतना भारी उपग्रह पहली बार लॉन्च किया है, तो ये इसरो के वाणिज्यिक मतलब जो हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल लॉन्च करते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रॉकेट का नाम क्या था, तो LM
LVM-3M6 है। LVM-3M6 क्या होगा, गगनयान के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है। तो जब ये गगनयान के लिए यूज़ होगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब, ठीक। फिर उपग्रह का नाम क्या था, तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 था, ठीक है। यह एक अमेरिकी उपग्रह है। किसने यह मिशन NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत हुआ, जो कि इसरो की क्या है, एक कॉमर्शियल शाखा है। उपलब्धि क्या है, तो 520 किलोमीटर कक्षा का लक्ष्य था। इसरो ने इसको बेहद सटीकता से क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है। फिर समुद्र प्रताप के बारे में पढ़ा था कि ये क्या है, प्रदूषण वेसल है ना। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण वेसल है ये, ठीक है। इसको किसने बनाया था, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। तकनीक क्या है कि इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो जहाज को समुद्री लहरों के बीच एक जगह में स्थिर करने में सहायक होगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा भी, इसमें 60% से जो ज़्यादा है वो स्वदेशी सामग्री का क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो समुद्र प्रताप के बारे में आपने पढ़ लिया। फिर उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग के बारे में आया था कि राज्य महिला आयोग क्या है, तो ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। कौन से अधिनियम से आया था, तो 2005 के अधिनियम से आया था। इसकी संरचना क्या है, तो ठीक है, ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना क्या है, तो एक अध्यक्ष होगा इसमें, जिसे महिलाओं के मुद्दों का ज्ञान और अनुभव हो। सदस्य इसमें क्या होगा, NGO के भी होते हैं, जैसे समाज सेवी, कानून विशेषज्ञ होते हैं, और पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे सरकारी अधिकारी। इसका जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो प्रशासनिक कार्यों को क्या करता है, पूरा देखता है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष, तो श्रीमती कुसुम कर्णवाल जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी क्या शक्तियाँ, जैसे सिविल कोड जैसी शक्तियाँ होती हैं इसमें, ठीक है। व्यक्ति को ये समन भेजकर बुला सकती हैं, ठीक है। किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकती हैं। हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। इन मतलब स्वयं संज्ञान भी ले सकती हैं ये, अगर इन्होंने खबरों में देखा, कहीं सोशल मीडिया में देखा कि किसी महिला के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये खुद ही उसको क्या कर लेती हैं, संज्ञान में ले लेती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो जैसे शिकायत निवारण हो गया, निरीक्षण हो गया, मतलब ये कहीं कभी भी क्या करती है, जेलों में, रिमांड होम में या हॉस्टल्स में औचक निरीक्षण भी कर सकती हैं, समीक्षा भी कर सकती हैं कि महिलाओं से जुड़े कानूनों की समीक्षा करना और सरकार को सुधार के लिए सुझाव देना। जागरूकता कैंपेन भी चलाती हैं, मतलब महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने का काम भी करती हैं। फिर सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भर भारत में भी था, मतलब यहाँ पर क्या है कि डिजिटल लेन देन में भारत टोटल कितना परसेंट कर चुका है दुनिया का, तो 46% कर चुका है 2024-25 में, ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पर हो गया, तो भारत में हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार में 7 अरब डॉलर से भी ऊपर जा चुके हैं। और PM मित्रा पार्क के बारे में भी इसमें था। 5F विजन के बारे में था, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन टू फॉरेन, मतलब 5F आपको विजन पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको 5F विजन याद होना चाहिए। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने K4 मिसाइल के बारे में पढ़ा और INS अरिहंत के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है, K4 मिसाइल। तो लॉन्च कहाँ से हुई, तो पनडुब्बी सबमरीन से लॉन्च हुई। तो INS अरिहंत क्या है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 3500 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसका इस स्थान कहाँ से, बंगाल की खाड़ी, विशाखापट्टनम के पास इसका क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो यहीं पे क्या होता है, आज का सैटरडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये क्या हो गया, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।